बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम टीएलपी टीचिंग एंड लर्निंग प्रिंसिपल का पहला चैप्टर पढ़ेंगे, रिफ्लेक्टिव राइटिंग एंड क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो है ज़्यादातर वही पुरानी चीज़ें हैं, ये हमने सेमेस्टर 4 में भी पढ़ा था। इंग्लिश का एक टॉपिक था रिफ्लेक्टिव राइटिंग, लेकिन इसमें डिटेल थोड़ी सी ज़्यादा है, ज़्यादा चीज़ें डिस्कस की हुई है, तो ज़्यादा मुश्किल नहीं है। थोड़ा सा आपको शायद पहले मुश्किल लगे क्योंकि चीज़ें ऐसी हैं कि थोड़ी सी टफ नज़र आएंगी आपको, लेकिन एक दो दफ़ा पढ़ेंगे तो फिर इंशाल्लाह आपको आसानी होगी। और जो पिछली हमने वीडियो रिकॉर्ड की थी उसका भी मैं लिंक आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन में, तो वो भी आप अगर देखें इससे पहले तो आपको ये फिर उसके बाद ये देखें तो आपको इंशाल्लाह आसान लगेगी। ठीक है, सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहले क्रिटिकल थिंकिंग के आपको कुछ हिस्से बयान किए गए हैं। जैसे क्रिटिकल थिंकिंग होता है तो हमें पता है कि किसी चीज़ को सोचना, समझना, अच्छे से गौर करके सोचना। ठीक है, जिस तरह हम एक तो नॉर्मल सोचना होता है कि किसी चीज़ के बारे में वैसे ही सोचना, लेकिन कभी कभी हम किसी चीज़ के हल निकालने के लिए बहुत गौर से सोचते हैं, दिमाग लगा के सोचते हैं। ठीक है, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। इसके अंदर बहुत सारे कंपोनेंट्स आते हैं, जैसे क्लैरिफाई है, क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई, एनालाइज, इवॉल्वेट एंड क्रिएट। ये सारे कुछ 5-6 स्टेप्स हैं जो कि क्रिटिकल थिंकिंग के ऊपर बेस्ड है। मतलब जब आप क्रिटिकल थिंकिंग करते हो तो आपको इन 6 स्टेप से गुजरना पड़ेगा, तो ही आप जाके एक अच्छी चीज़ सोच सकते हो या एक अच्छे डिसीजन पे आप पहुंच सकते हो। ठीक है, तो ये हम सारे आगे डिस्कस करेंगे एक एक। सबसे पहले तो आपको क्रिटिकल थिंकिंग और इसके जो पॉइंट्स है वो समझने हैं। सबसे पहले इसमें है क्लैरिफाई। क्लैरिफाई मींस क्लैरिफाई योर थिंकिंग पर्पस इन कंटेक्स्ट। क्लैरिफाई का मतलब क्या होता है? किसी चीज़ को साफ रखना, क्लियर करना। ठीक है, इसका मतलब ये होगा कि जिस चीज़ के बारे में आप सोचने जा रहे हो या जिस चीज़ के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है, या जो आपका थिंकिंग पर्पस है वो बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। आपको पता हो कि मैं किस चीज़ के बारे में सोच रहा हूँ या मेरा गोल क्या है या मैं किस फैसले पे अपने आप को पहुँचाना चाह रहा हूँ। ठीक है, ये आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए। अगर आपको पता ही नहीं है और आप ऐसे ही किसी मामले में पड़े हुए हैं तो आप किसी फैसले पे नहीं पहुँच पाओगे, या आपको अगर उस चीज़ का सही से नॉलेज नहीं है, ठीक है, तो क्या होगा, आप उसको उसके ऊपर नहीं पहुँच पाओगे। ठीक है, तो फर्स्ट थिंग इज़ क्लैरिफाई। दूसरी चीज़ है क्वेश्चन। क्वेश्चन योर सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। जिस चीज़ से आपको इन्फॉर्मेशन मिल रहे हैं या जो आपके इन्फॉर्मेशन का सोर्स है, कि जो आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि मतलब ऐसा ऐसा हुआ था, इस तरह हो रहा है, या किसी भी डॉक्यूमेंट से आप कोई इन्फॉर्मेशन ले रहे हो, किसी भी वीडियो से ले रहे हो, या कोई भी सोर्स जो है उसको क्वेश्चन करो कि भाई ये सच है, सच नहीं है, सही है, इस तरह वाकई हुआ था या नहीं हुआ था। ठीक है, उस चीज़ को आपने क्वेश्चन करना है। इसके अलावा आइडेंटिफाई आर्गूमेंट्स, मतलब फिर उसके ऊपर ना बहस करनी है। थोड़ी सी बहस करने का मतलब ये है कि बात करनी है, कि ऐसे नहीं कि आप किसी से लड़ लो झगड़ लो, ये बहस नहीं होता। ठीक है, बात करनी है, चीज़ों को डिस्कस करना है। डिस्कस करने से चीज़ें अच्छी समझ आती हैं और अच्छे से बंदा जो है किसी फैसले पे पहुंच सकता है। फिर इसके अलावा है एनालाइज। एनालाइज सोर्सेज एंड आर्गूमेंट्स। जो भी आपके सोर्सेज हैं, जो भी आपके आर्गूमेंट्स हैं, मतलब जहां अभी एनालाइज तक पहुंच गए हैं, इससे पिछले या इससे पीछे जितनी भी चीज़ें आपने की है उनको अब आप एनालाइज करो। एनालाइज मतलब उनको देखो कि ये चीज़ जो मैंने की या ये जहाँ तक मैं अभी पहुँचा, इसमें कहीं मैंने कोई गलती तो नहीं की है या कोई मुझसे मिस्टेक तो नहीं हुआ है जिसकी वजह से आगे मेरी सारी मेहनत ज़ाया हो सकती है, तो वो आप एनालाइज करेंगे। इसके अलावा नेक्स्ट वन इज़ evaluate the arguments of others and create or synthesize your own argument। इस चीज़ पे लोगों के और क्या ओपिनियंस है और लोग क्या कहते हैं इस बारे में, आपने उस चीज़ को एवॉल्वेट करना है, देखना है, मतलब परखना जिसको हम कहते हैं। ठीक है, और फिर उसके बाद अपना भी आपने एक डिसीजन क्रिएट करना है। तो ये सारे जो स्टेप्स है ये स्टार्ट से लेकर एंड तक आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे कि पहले आप चीज़ को क्लैरिफाई करेंगे, आपको पता होना चाहिए, फिर आपको उसको क्वेश्चन करोगे, फिर आप उस पर किसी से बात करोगे, डिस्कस करोगे, फिर आप अपने सोर्सेज और आर्गूमेंट्स एनालाइज करोगे। ठीक है, गलती निकालोगे उसमें से कोई मसला, कोई भी मुश्किल। ठीक है, इसके अलावा फिर आप दूसरे लोगों के ओपिनियंस लोगे, एवॉल्वेट करोगे। ठीक है, और उससे अपने ओपिनियंस मैच करके देखोगे।
ठीक है, फिर अपने फैसले पे आओगे कि दूसरों लोगों के ओपिनियंस कैसे हैं, मेरा किस तरह का ओपिनियन है इस बारे में, तो फिर आप क्रिटिकल थिंकिंग के एक फैसले, एक रिजल्ट पे जा सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब आपको थिंकिंग बताया गया है, ये थोड़ा सा आपको डिस्टर्ब कर सकता है या फिर थोड़ा सा आपको कंफ्यूज कर सकता है। ठीक है, थिंकिंग हम क्या कहते हैं, आर मेंटल फॉर्म्स एंड प्रोसेसेस रिस्पेक्टिवली। थिंकिंग या सोचना एक मेंटली प्रोसेस है। मेंटल प्रोसेस मतलब ये कि ये दिमाग का काम है। ठीक है, दिमाग का अपना एक जिया है, अपना एक प्रोसेस है जिसके ज़रिए वो चलता रहता है। हम मुख्तलिफ़ किस्म की थिंकिंग करते हैं, मुख्तलिफ़ किस्म के ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, प्लान्स होते हैं या हमारे डिज़ायर होते हैं। ठीक है, हर चीज़ के बारे में हम थिंकिंग करते हैं। हमने कोई प्लान करना है तो हमने सोचना होता है, किसी चीज़ का फ़ैसला करना होता है तो सोचना होता है, कोई ख्वाहिश पूरी करनी होती है, कोई काम करना होता है। ठीक है, वट एवर वी डू वी नीड थिंकिंग। ठीक है, तो इस तरीके से जो है थिंकिंग हमारा बहुत हेल्प करता है और एक अच्छे से अच्छे फैसले पे हमें पहुंचाने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकता है। थिंकिंग इन्वॉल्व द मेंटल मैनिपुलेशन ऑफ इंफॉर्मेशन, मतलब ये कि थिंकिंग में सारा का सारा जो है हमारा इंफॉर्मेशन आता है कि बहुत सारी चीज़ें हम इवॉल्वेट करते हैं, बहुत सारी चीज़ें हम देखते हैं, सोचते हैं, समझते हैं। ठीक है, तो वो सारे इंफॉर्मेशन हम थिंकिंग के ज़रिए लेते हैं, जहाँ पे हमारे मुख्तलिफ़ किस्म के कंसेप्ट्स, मुख्तलिफ़ किस्म के प्रॉब्लम सॉल्विंग सॉल्यूशंस वो आ जाते हैं। ठीक है, हम कोई डिसीजन लेते हैं, ये सब कुछ जो है वो थिंकिंग की वजह से होता है। फाइनली थिंकिंग इज़ अ पर्पसफुल ऑर्गेनाइज्ड कोग्निटिव प्रोसेस दैट वी यूज़ टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ठीक है, ये अब इसमें इंपॉर्टेंट लाइन है कि फाइनली थिंकिंग जो है ये एक पर्पसफुल प्रोसेस है। पर्पसफुल मीन कि कोई बेकार चीज़ नहीं है थिंकिंग, इसका कोई ना कोई अच्छा मकसद होता है। ऑर्गेनाइज कोग्निटिव प्रोसेस है, मतलब ये कि दिमाग से काम लेने वाली एक चीज़ है। अगर किसी बंदे के का दिमाग काम नहीं कर रहा तो वो किसी बात के ऊपर सोच भी नहीं सकता, ना ही आप उससे कोई अच्छा डिसीजन, ना ही कोई अच्छी तरह का इस तरह का कुछ तवक्को कर सकते हो। ठीक है, दैट वी यूज़ टू मेक सेंस ऑफ आवर वर्ल्ड। ठीक है, और थिंकिंग से हम क्या करते हैं, हमारी जो ख्याली दुनिया होती है उसको हम प्रैक्टिकली बना के दिखाते हैं या प्रैक्टिकल उसको लेके आते हैं। ठीक है, तो थिंकिंग एज़ अ वेरी मेजर थिंग, एज़ अ वेरी गुड थिंग, जिसके ज़रिए से हम मुख्तलिफ़ किस्म के अपने जो सेंसेस होते हैं या जो हमारी थिंकिंग होती है उसको हम प्रैक्टिकल में चेंज करते हैं। अब आते हैं थिंकिंग ऑफ जो टाइप्स ऑफ थिंकिंग है। ठीक है, इसके मुख्तलिफ़ किस्म के टाइप्स है और ये आपको याद रखने होंगे क्योंकि पेपर में अक्सर इसी तरीके के सवालात पूछे जाते हैं। तो एसोसिएटिव थिंकिंग है इसमें पहले। एसोसिएटिव थिंकिंग मतलब ये अनकंट्रोलेबल चीज़ है जिसको आप कंट्रोल नहीं कर सकते। जैसे आप कभी वेले बैठे हुए ऐसे फ्री, ठीक है, तो आप किसी न किसी चीज़ के बारे में सोच रहे होंगे। ठीक है, ये क्या होता है, एसोसिएटिव थिंकिंग। जैसे कि आप कभी कभी जो है कोई ख्वाब देख रहे हो या लेटे लेटे जो है आपको वैसे ही कोई सोच आ रही होती है। ठीक है, या फिर ऐसा है कि आप कभी ऐसे ही फ्री बैठे हो और कुछ ना कुछ सोचते हो, ये एसोसिएटिव थिंकिंग होता है कि अनकंट्रोलेबली या इनडायरेक्टली आपके अख्तियार में नहीं है, आप कुछ नहीं सोचना चाहते, वैसे ही दिमाग में कोई बात आ जाती है, आप उसके बारे में सोचने लगते हो। फजूल किस्म का, फजूल तो हो भी नहीं सकता वैसे, कभी कभी फ़ायदे की चीज़ भी हो सकती है, लेकिन एसोसिएटिव थिंकिंग जो आपके कंट्रोल में नहीं होता, या देखिए कभी कभी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हम खुद सोचने पे मजबूर हो जाते हैं कि हम उसके बारे में सोचें। ठीक है, तो वो एक अलग चीज़ है। लेकिन जैसे अगर मुझे कोई मसला है, मैं उसको हल करना चाहता हूँ, उससे मुझे बहुत ज़्यादा तकलीफ़ है, तो मैं उसके बारे में सोचूंगा, ये एसोसिएटिव थिंकिंग आप इसको नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन जो चीज़ खुद ब खुद आपके दिमाग में आ जाती है, जो अनकंट्रोलेबल है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, एसोसिएटिव थिंकिंग कहते हैं। जैसे कि कभी कभी आप सपना देखते हो, ख्वाब देखते हो, ठीक है, तो ये क्या होती है, अनकंट्रोलेबल या एसोसिएटिव थिंकिंग। इसके अलावा ऑटिस्टिक थिंकिंग, ऑटिस्टिक मीन डे डे ड्रीमिंग। डे ड्रीमिंग जैसे हम कहते हैं ना, दिन में ख्वाब देखना। दिन में ख्वाब देखने का मकसद यही होता है कि वो चीज़ जो है कोई प्रैक्टिकल नहीं है, वैसे ही आप सोच रहे हो। ठीक है, आप बैठे हुए हो, आप फ्री बैठे हुए हो, आप कुछ सोच रहे हो, दैट इज़ ऑटिस्टिक थिंकिंग। और एसोसिएटिव में ज़्यादातर जो है हम
ख्वाब या फिर ड्रीमिंग को जो है वो फोकस करते हैं, ठीक है। नाइट ड्रीमिंग अनकॉन्शियस इम्पल्सिस, वो तो आपको पता है नाइट ड्रीमिंग जो होती है। इमेजिनेशन, इमेजिनेशन क्या होते हैं, किसी चीज़ का ख्याल करना या हम तसव्वुर करना, या जिस तरह हम कहते हैं ना कि फ़र्ज़ करो अगर कोई काम इस तरह हो रहा है कि आप समझ लो कि ये काम हो रहा है या फिर इस तरह हुआ, ठीक है। हम जो काम हुआ नहीं है उसको जिस तरह हम फ़र्ज़ करते हैं या फॉर एग्ज़ाम्पल लेते हैं, इमेजिनिंग करते हैं ना, किसी चीज़ को खुद से क्रिएट करने की कोशिश करते हैं अपने दिमाग में, इसको हम इमेजिनेशन कहते हैं। और इसके अलावा इडियटिक थिंकिंग, इडियटिक इमेजरी कह सकते हो या एडियटिक थिंकिंग भी आप कह सकते हो, इसको हम कहते हैं फोटोग्राफिक माइंड्स। फोटोग्राफिक माइंड जो है ये भी मेमोरी की एक बहुत ही पावरफुल टाइप है, जहाँ पे आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें याद होती हैं जो कि आम लोगों को याद नहीं रहती। जैसे आप कोई पिक्चर देखते हो तो शायद 10-20 मिनट बाद आप उसकी डिटेल्स जो है कि मतलब उसमें वो कलर कैसा था, वो कलर कैसा था, क्या क्या डिटेल्स थी, बहुत माइनर छोटी छोटी चीज़ आप उसमें याद नहीं रख पाते। लेकिन कुछ न कुछ लोग ऐसे होते हैं, कोई ना कोई बंदा ऐसा भी होता है जिनको एक एक डिटेल, एक एक छोटी छोटी चीज़ याद रहती है, ठीक है। तो उनको हम फोटोग्राफिक मेमोरी या फोटोग्राफिक माइंड कह सकते हैं, जिनमें एक एक चीज़ वो याद रख सकते हैं और उनको याद होते हैं। इसको हम एडेटिक इमेजरी या फिर फोटोग्राफिक मेमोरी कह सकते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने याद रखनी है। इसके अलावा यार ये लोग फिर आ गए। अच्छा, टाइप्स ऑफ थिंकिंग में फिर है डायरेक्ट थिंकिंग। डायरेक्ट थिंकिंग मतलब टूवर्ड्स अ गोल सोचना, ठीक है। आप किसी चीज़ को फोकस करके सोच रहे हो। पहले हमने क्या पढ़ा था, इनडायरेक्ट या एसोसिएटिव थिंकिंग, ठीक है। ये क्या है, डायरेक्ट थिंकिंग। अच्छा, इनको बजाने देते हैं। डायरेक्ट थिंकिंग जो है उसमें आप किसी गोल को रख के सोचते हो। फॉर एग्जांपल अगर मैं ये लेक्चर रिकॉर्ड कर रहा हूँ तो इसके पहले मैं ये सोच रहा हूँ कि भाई मैंने क्या बोलना है, किस तरह बोलना है, अगर इसमें कोई मुश्किल वर्ड हो या कोई मुश्किल टर्मिनोलॉजी हो वो मैंने कैसे एक्सप्लेन करनी है। या कभी कभी चीज़ें ऐसी होती हैं कि आपको दिमाग में तो आ रही होती है लेकिन बोलने में थोड़ा सा मुश्किल होता है, आप समझा नहीं पाते चीज़ों को। अब इसके बारे में मैं सोचूंगा कि ये चीज़ मैंने समझानी कैसे है, मैं किसी स्टूडेंट को या किसी बंदे को ये चीज़ किस तरह बोलूँ, किस वे में बोलूँ ताकि उसको अच्छे से समझ आ जाए, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट थिंकिंग। कि आपका एक गोल है, आप उस गोल के बारे में सोच रहे हो, एक प्रॉब्लम के हल के बारे में सोच रहे हो, इसको हम डायरेक्टेड थिंकिंग कह सकते हैं, ठीक है। दूसरा है क्रिटिकल थिंकिंग, जो मैंने आपको पहले बताया कि किसी चीज़ के बारे में आप बहुत ही फोकस्ड थिंकिंग कर रहे हो, बहुत ही क्रूशल जजमेंट कर रहे हो, ठीक है। या किसी मसले का हल निकाल रहे हो, इसको हम क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं। क्रिएटिव थिंकिंग क्या होता है, किसी नई चीज़ के बारे में सोचना या कोई नया चीज़ बनाना, ठीक है। कोई चीज़ क्रिएट करना, ऐसी एबिलिटी जिसमें आप किसी नई चीज़ को क्रिएट करो, इसको हम क्या कहते हैं, क्रिएटिव थिंकिंग। जैसे लोग अक्सर करते हैं ना, जो पेंटिंग्स वगैरह करते हैं, तो पेंटिंग्स वो अपने दिमाग से तस्वीरें निकाल के पेंट कर रहे होते हैं। मतलब ऐसा है कि उनके दिमाग में कोई तस्वीर आ जाती है और वो ना अपने जो पेंट होता है उस पर आपको पेंट करके दिखाते हैं। ये क्या होता है, क्रिएटिव थिंकिंग होता है। या फिर आप वैसे ही कोई चीज़ बना रहे हो, कोई टॉय बना रहे हो, कोई भी चीज़ बना रहे हो जो कि पहली दफ़ा बन रहा है, ठीक है। उसको हम क्रिएटिव थिंकिंग कह सकते हैं। अच्छा, इसके अलावा है ब्रेन स्टॉर्मिंग का मतलब क्या होता है, टेक्निक विच इन्वॉल्व्स ग्रुपिंग पीपल। आप बहुत सारे लोग जमा करते हो, उनको कोई टास्क देते हो, 10-15 मिनट का टाइम देते हो कि भाई इस 10-15 मिनट में आप सब ने मुझे अपने ओपिनियंस देने हैं। जैसे 10-15 लोग हैं, आपने उनके सामने एक मसला रखा कि ये मसला है, हर बंदे ने 15 मिनट बाद मुझे इस मसले का कोई ना कोई हल बताना है, ठीक है। तो अगर फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लोग हैं तो 10 में से कोई एक दो तो ऐसा होगा ही कि वो आपको अच्छा उसका हल बताएंगे, ठीक है। ये क्या होता है, ब्रेनस्टॉर्मिंग। क्या आप ग्रुप करते हो पीपल को, ठीक है, लोगों को जमा करते हो, उनसे जो है राय लेते हो, उनके सोच को परखते हो, जो तो जो बेस्ट होगा फिर आप उनको लेते हो। ये क्या कहलाता है, ब्रेन स्टॉर्मिंग, ठीक है। इसके अलावा है रीजनिंग। रीजनिंग क्या होता है, प्रोसेस ऑफ लॉजिकल थिंकिंग।
किस चीज़ के बारे में बहस करना, बात करना, उसको सोचना, अच्छे से समझने और सॉल्व करने की कोशिश करना इज़ रीजनिंग, ठीक है। एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग, जैसे कि आपको पता है, नाम से ही पता चल जाता है, प्रॉब्लम को सॉल्व करने का के स्टार्ट से लेके एंड तक जो करेक्ट सीक्वेंस होता है, एक तरतीब से चलना, ठीक है। उस तरतीब को अपनाने के बाद, उस पे चलने के बाद आप एक गोल पे पहुंच जाते हो, प्रॉब्लम हल हो जाता है आपका। इसको हम प्रॉब्लम सॉल्विंग थिंकिंग कह सकते हैं। अच्छा, ये वैसे बहुत आसान है, आपको शायद लिखने में थोड़ा सा मुश्किल नज़र आएगा, लेकिन है बहुत आसान, ठीक है, आपने समझना है सिर्फ। अच्छा जी, अब आते हैं क्रिटिकल थिंकिंग पे। इसकी जो प्रॉपर डेफिनेशन है ये आपने याद रखने, और स्पेशली इसकी जो जो नाम लिखे हुए हैं ना, और जो इसके साथ डेट्स लिखे हुए हैं, तो हर नाम और हर डेट के साथ उसकी डेफिनेशन भी याद होनी चाहिए। जैसे कि अकॉर्डिंग टू यील्ड्रिम 2011 में उन्होंने एक डेफिनेशन दी थी, जिसमें उन्होंने कहा था, द प्रोसेस ऑफ सर्चिंग, ऑब्टेनिंग, इवॉल्वेटिंग, एनालाइजिंग, सिंथेसाइजिंग एंड कंसेप्चुलाइजिंग इंफॉर्मेशन। बहुत सारे अल्फाज इसमें इस्तेमाल किए हुए हैं कि वो प्रोसेस जिसमें आप किसी चीज़ को सर्च कर रहे हो, ऑब्टेन कर रहे हो मतलब दिमाग में ला रहे हो, उसको ले रहे हो, ठीक है, इवॉल्वेट कर रहे हो, उसको परख रहे हो, उसको एनालाइज कर रहे हो, उसको बना रहे हो, सिंथेसाइज कर रहे हो, ठीक है, और फिर उसको समझ रहे हो, कंसेप्चुलाइज या कंसेप्ट उसका बना रहे हो, ठीक है। इतनी सारी चीज़ें हम किस में करते हैं, जाहिर बात है थिंकिंग में, जब हम सोच रहे होते हैं तो ये सारी चीज़ें करते हैं, ठीक है। ये सब चीज़ें करना किसके लिए, एज अ गाइड फॉर डेवलपिंग वंस थिंकिंग विद सेल्फ अवेयरनेस, ताकि किसी बंदे को सेल्फ अवेयरनेस हो, उसका थिंकिंग डेवलप हो, ठीक है, एंड द एबिलिटी टू यूज दिस इंफॉर्मेशन बाय एडिंग क्रिएटिविटी एंड टेकिंग रिस्क। और जब आपने ये सारी चीज़ें कर ली, आपने उसके बारे में सोच लिया, ठीक है, अब वही सोच किसी क्रिएटिविटी के लिए या फिर किसी रिस्क के लिए इस्तेमाल करना, ये जो है क्रिटिकल थिंकिंग कहलाता है, ठीक है। अब आपको थोड़ा सा शायद कंफ्यूज लग रहा होगा, लेकिन मैं आपको सिंपल अल्फाज में बताता हूँ कि इंफॉर्मेशन लेने का, सर्च करने का, ठीक है, उसको समझने का एक तरीका, जो आप जिसकी वजह से कोई चीज़ सोचते हो, ठीक है, मतलब आपने इंफॉर्मेशन ली, उसको कंसेप्चुलाइज किया, उसको देखा, उसको अच्छे से परखा, ठीक है, फिर आपने उसके ऊपर सोचा, और उसी सोच को लेके आपने किसी क्रिएटिव काम के लिए उसको इस्तेमाल किया, ठीक है, मतलब आपने सोचा और फिर उसी सोच के मुताबिक आपने कोई अच्छा काम किया, या फिर आपने कोई रिस्क लिया कि भाई रिजल्ट जो भी होगा देखा जाएगा, मैंने ये काम करना है। इसको हम क्या कहते हैं, क्रिटिकल थिंकिंग कहते हैं, ठीक है। आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। इसके बहुत सारे कंपोनेंट्स होते हैं, मतलब ये काम जब आप करेंगे तो आपको बहुत सारे चीज़ों से, बहुत सारे स्टेप से गुजरना पड़ेगा, ठीक है, जो कि कटोका या हेरो एंड साइलर 1994 में उन्होंने ये चीज़ बताई थी कि अगर आप एक गुड नर्सिंग जजमेंट कर रहे हो, कोई भी क्रिटिकल थिंकिंग कर रहे हो एज ए नर्स, ठीक है, तो आपको 5 कंपोनेंट से गुजरना पड़ेगा, या फिर आपको ये 5 चीज़ें पता होनी चाहिए, ठीक है। जिसमें सबसे पहले है स्पेसिफिक नर्सिंग बेस्ड नॉलेज, कि आपको नर्सिंग का नॉलेज हो, जैसे कि नर्सिंग की बात हो रही है तो आपको उस चीज़ का सबसे पहले तो नॉलेज हो। जैसे आपके पास कोई मरीज़ आया है तो आपको उसकी बीमारी का सबसे पहले पता हो, ठीक है। फिर दूसरी चीज़ प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस, आपने उस चीज़ को पहले प्रैक्टिस किया हुआ हो, आपके पास एक्सपीरियंस हो। तीसरी चीज़ क्रिटिकल थिंकिंग कॉम्पिटेंसीज, आप उस चीज़ के बारे में अच्छा सोच सकते हो, आपके पास इतना दिमाग हो कि आप उस चीज़ को, उस मसले को अच्छे से अच्छा हल करने की सलाहियत रखते हो। और फिर नंबर 4, एटीट्यूड ऑफ और पॉल्स ट्रेट्स ऑफ द माइंड। पॉल स्टेट ऑफ द माइंड जो है, ये एक साइकोलॉजिस्ट था जिसने बताया था कि दिमाग में जब आप सोच रहे हो तो बहुत सारे स्टेप से आपको गुजरना पड़ता है। ये हम आगे एक पीपीटी, एक स्लाइड में डिस्कस करेंगे, आपको पता चलेगा। लेकिन सिंपल आपको एटीट्यूड याद हो तो भी काफ़ी है, कि एटीट्यूड मतलब आपका उस टाइम एक एटीट्यूड होता है, एक रवैया होता है कि आप पहले उस चीज़ को परखते हो, फिर उस पर सवाल करते हो, जैसे हमने क्रिटिकल थिंकिंग स्टार्ट में पढ़ा, ठीक है। और फिर आप नंबर 5 पे आते हो, स्टैंडर्ड पे, इंटेलेक्चुअल एंड प्रोफेशनल। क्या आप उस चीज़ को अपने दिमाग पे मतलब डालते हो दिमाग के अंदर, ठीक है, और फिर आप उसको अच्छे से सोचते हो उस दिमाग के अंदर, एज अ इंटेलेक्चुअल, एज अ
मतलब दिमाग इस्तेमाल करके भी आप सोचते हो, ठीक है, और प्रोफेशनली भी आप सोचते हो कि अगर मैं ये काम करूँगा तो मेरे प्रोफेशन में ये किसी रूल के ख़िलाफ़ तो नहीं जाएगा, या फिर इससे कोई मसला तो नहीं होगा। तो प्रोफेशनली भी सोचना है और दिमाग से भी सोचना है कि मतलब क्या अच्छा होगा, क्या बुरा होगा, ये सारी चीज़ आपने सोचनी है। तो ये कंपोनेंट्स ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग है 5, ठीक है, जो कि आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, ये चीज़ ना थोड़ा सा आपको बोरिंग लगेगा लेकिन है मुश्किल। ये जो टीएलपी है ये वाला चैप्टर, इसमें अच्छा खासा जो है थोड़ा सा टफ इसलिए है क्योंकि टर्मिनोलॉजीज इसमें काफ़ी ज़्यादा है, ठीक है। अब क्रिटिकल थिंकिंग कम्पिटेंसीज पे आते हैं। कम्पिटेंसीज मीन्स कि उसके अंदर क्या क्या चीज़ें होती हैं, आपके दिमाग के अंदर या आपके अंदर क्या क्या खसूसियात होनी चाहिए, या आपको क्या क्या चीज़ें किन किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा जो आप क्रिटिकल थिंकिंग कर सकते हो, ठीक है। तो फिर हम इसको क्रिटिकल थिंकिंग को हम मुख्तलिफ़ किस्म के कॉग्निटिव टाइप्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। एक होता है जनरल क्रिटिकल थिंकिंग, एक होता है स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग। जनरल क्रिटिकल थिंकिंग वो होता है जिसमें आप मसले को नहीं देखते हो, ठीक है, वैसे ही आप किसी मसले को हल करने के बारे में सोच रहे हो। और स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग में आप मसला जो है सामने रख के उसके बारे में सोच रहे होते हो, ठीक है। जैसे मलेरिया है, ठीक है, किसी को, तो मलेरिया के बारे में आप ये सोचोगे कि मलेरिया होता किस वजह से है, मलेरिया का मैंने इलाज कैसे करना है, मलेरिया को रोकना कैसे है, ठीक है, मलेरिया का मरीज़ बेहतर कैसे होगा। आप यहाँ पे आपने मसले को सामने रख के सोच रहे हो, ठीक है। तो ये क्या होता है, स्पेसिफिक क्रिटिकल थिंकिंग। जनरल क्रिटिकल थिंकिंग में आप वैसे ही कोई बीमारी है, वो आप सोच रहे हो कि यार बीमारी है, मर्ज़ के साथ मैं क्या करूँगा कि ये जो बीमार है या जो पेशेंट है ये अच्छा हो, इसकी हालत सही हो, ठीक है। तो इसमें आप उसको नहीं देख रहे, बीमारी को नहीं देख रहे, जनरली आप सोच रहे हो। स्पेसिफिक में आप किसी मसले को फोकस करके देखोगे। अच्छा, स्पेसिफिक क्रिटिकल, जो जनरल क्रिटिकल थिंकिंग होती है उसमें आपका साइंटिफिक प्रोसेस आता है। साइंटिफिक प्रोसेस मीन कि आप किसी मसले के बारे में सोचो, फिर पहले आप ऑब्जर्वेशन करते हो, ठीक है, फिर हाइपोथेसिस देते हो, फिर आप जो है रीजनिंग करते हो, फिर एक्सपेरिमेंट करते हो। ये आपने साइंटिफिक प्रोसेस पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा कहीं सर्च करके, ठीक है। इसके मुख्तलिफ़ किस्म के स्टेप्स होते हैं जिससे आप जो है आगे जाते हो, ठीक है, और एक प्रॉब्लम को हल करने का सोचते हो। तो सबसे पहले उसमें आएगा साइंटिफिक प्रोसेस, कि एक चीज़ जो है मैं कर रहा हूँ तो ये साइंटिफिकली सही है या नहीं है, ठीक है। दूसरा वो हाइपोथेसिस जनरेशन होगा। हाइपोथेसिस मीन कि आप अपनी एक राय दोगे कि ये जो मसला है या ये जो चीज़ है, इस ये इस वजह से हो रहा है, ये मेरी बात सही है या नहीं है। वो फिर आगे जाके टेस्ट वगैरह से पता चलेगा, ठीक है। और फिर उसके बाद प्रॉब्लम सॉल्विंग एंड डिसीजन मेकिंग। फिर आप क्या करोगे, उस मसले को हल करने की कोशिश करोगे और उसके बाद एक डिसीजन लोगे कि ये जो मैंने किया, ये जो मैंने जिस तरीके से ट्रीट किया, जिस तरीके से मैंने उसको केयर दिया, ये सही था या नहीं था, ठीक है, डिसीजन लोगे एक। तो ये जनरल में होता है। स्पेसिफिक में क्या होता है कि आपको जो है क्रिटिकल थिंकिंग में पहले आप डायग्नोस्टिक रीजनिंग देखते हो, मतलब पहले आपने मरीज को जांचना होता है, ठीक है, डायग्नोज करना होता है। फिर आप क्लिनिकल इन्फ्रेंसेस पे जाते हो, मतलब क्लिनिकली आप उसको कौन कौन से मेडिसिन दे सकते हो, क्या क्या कर सकते हो, किस तरीके से उसका ख्याल रख सकते हो, ठीक है, इलाज किस तरीके से कर सकते हो। और फिर आप कोई क्लिनिकल डिसीजन करोगे, ठीक है, जो कि एक नर्सिंग केयर या फिर अदर क्लिनिकल डिसिप्लिन, जो भी कानून या फिर जो भी रूल्स होते हैं उनको मद्देनज़र रखते हुए आप कोई भी डिसीजन ले सकते हो, ठीक है। तो स्पेसिफिक और जनरल में यही फ़र्क है। अच्छा, अब ये वही एटीट्यूड और फॉल वाली चीज़ें आ गई जो ट्रेड्स ऑफ द माइंड थे। इनमें भी वही 5 चीज़ें हैं कि आपके अंदर ऐसा क्या होना चाहिए, कौन कौन सी चीज़ें होनी चाहिए कि आपको एक क्रिटिकल थिंकर बना सकते हैं, ठीक है। उसके अंदर सबसे पहले कॉन्फिडेंस, कि आपको अपने ऊपर एतबार हो, यकीन हो कि मैं ये काम कर सकता हूँ। इंडिपेंडेंस, आप खुद मुख्तार हो, आपको आज़ादी हो अपना काम करने की। इंटीग्रिटी, आपकी एक ख़ास रिस्पेक्ट हो, आपके काम की रिस्पेक्ट हो, ठीक है। रिस्क टेकिंग, आपको रिस्क करने की जो है लेने की इजाज़त हो कि भाई आप ये काम कर सकते हो, बाद में देखा जाए। इसके अलावा क्रिएटिविटी एंड फेयरनेस, आप क्रिएटिव हो, आपका दिमाग अच्छे से चल रहा हो, आप किसी मसले को हल कर सकते हो, कोई नए नए रास्ते उसमें तलाश कर सकते हो। एंड फेयरनेस, और आप जो है वो एक अच्छे और सही इंसान हो, आप इंसाफ करने वाले हो कि मरीज़ के साथ कोई मसला, कोई नाइंसाफ़ी ना हो। अच्छा,
इसमें स्टैंडर्ड्स बयान किए गए हैं। स्टैंडर्ड भी वही चीज़ है कि आपका जो भी थिंकिंग होगा या जो भी आपका फैसला होगा वो क्लियरिटी होनी चाहिए उसमें। स्पेसिफिसिटी मतलब स्पेसिफिक टू द ऑब्जेक्ट या स्पेसिफिक टू द प्रॉब्लम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो कि मतलब मसला कोई एक है और आप किसी और चीज़ के बारे में बता रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी, बिल्कुल करेक्ट इन्फॉर्मेशन आप दे रहे हो, कोई गलत आपने नहीं देना। रिलेवेंसी, रिलेवेंसी भी वही स्पेसिफिसिटी से रिलेटेड है कि मतलब रिलेवेंट चीज़ें हो, कोई इधर उधर की उसमें ना हो। और सिग्निफिकेंस, उसका कोई ना कोई फ़ायदा हो, ऐसा ना हो कि कोई भी बेतुका बेमानी चीज़ आपने दे दी कि भाई ये मेरे इस तरीके से या मैं इस डायग्नोज या इस डिसीजन पे पहुंचा हूँ जिसका कोई फ़ायदा ही नहीं हो, ठीक है। और इसके अलावा एथिकल क्राइटेरिया जो होता है वो भी आपके अंदर होना चाहिए कि आप एक अखलाकियात के दायरे के अंदर अपना काम करो और जो प्रोफेशनल रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है उसको मद्देनज़र रखते हुए काम करें। अच्छा जी, अब आते हैं लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग। इसमें जो है ये तो आसान है। खैर, लेवल जो है मुख्तलिफ़ किस्म के इसमें लेवल होते हैं जिसमें बेसिक, कम्प्लेक्स और कमिटमेंट होता है, ठीक है। बेसिक क्या होता है? द बेसिक लेवल इज़ एन अर्ली स्टेप इन लुक फॉर राइट और रॉन्ग और वंस राइट आंसर टू कम्प्लेक्स प्रॉब्लम। ये कोई मसला है, ठीक है, तो सबसे जो बेसिक लेवल होगा वो ये होगा कि ये जो काम हो रहा है ये सही है या गलत है। सबसे बेसिक लेवल तो ये, जैसे फॉर एग्जांपल कोई दो बंदों का झगड़ा हो रहा है तो आप ये देखोगे कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है, तो जाहिर बात है हम ये सोचेंगे ना कि गलत हो रहा है। लेकिन फिर उसके बाद दूसरे स्टेज पे जब हम जाते हैं, रियलाइजिंग दैट देयर आर अल्टरनेटिव सोल्यूशन मूव द नर्स टू द कम्प्लेक्स लेवल। फिर अगर हम सोचें कि भाई झगड़ा करने के अलावा इसका कोई और भी हल हो सकता है या इस मसले का कोई दूसरा भी हल हो सकता है, तो फिर हम दो चीज़ों के दरमियान जो है चूज़ करने में थोड़ा सा कम्प्लेक्स हो जाएंगे, थोड़े से हम कंफ्यूज हो जाएंगे कि मैंने किस प्रॉब्लम को या किस ऑप्शन को चूज़ करना है, ठीक है। तो बेसिक लेवल में आप राइट और रॉन्ग को देखते हो, कम्प्लेक्स में आप दो राइट के दरमियान या दो रॉन्ग के दरमियान चूज़ करते हो कि कौन सा ज़्यादा अच्छा होगा या कौन सा कम बुरा होगा, ठीक है। तो उसमें जो है आप दो चीज़ों के दरमियान एक न एक को चूज़ करते हो और आप एक कम्प्लेक्स लेवल पे जाते हो, ठीक है। एंड जो नेक्स्ट लेवल होगा वो होगा कमिटमेंट, चूजिंग एन एक्शन और बिलीफ बेस्ड ऑन अल्टरनेटिव पुट्स द नर्स द हाईएस्ट लेवल ऑफ कमिटमेंट। फिर आप जो है एक बिलीफ पे आओगे, आपका जो अकीदा होगा या आपका जो प्रोफेशन होगा, ठीक है, उसके मुताबिक आपने फिर कौन सा फ़ैसला लेना है और जिस पे आप जाके खड़े होते हो आपने वही काम करना है, ठीक है। तो वो आपका कमिटमेंट होगा। तो 3 स्टेप से आप गुजरोगे। लेवल ऑफ क्रिटिकल थिंकिंग जो है वो 3 होते हैं, सिंपली आपको यही याद रखना है। एक होता है बेसिक, एक होता है कम्प्लेक्स, एक होता है कमिटमेंट। बेसिक जो है वो सबसे सिंपल होता है, फिर कम्प्लेक्स उससे थोड़ा सा कम्प्लेक्स है और कमिटमेंट फिर उससे भी ज़्यादा कम्प्लेक्स होता है, ठीक है। तो ये 3 चीज़ें आपको, 3 लेवल आपको याद रखने हैं, ठीक है। अच्छा, व्हाट इज़ रिफ्लेक्शन? रिफ्लेक्शन तो आपको पता होगा, आपने पढ़ा है, ठीक है, कि क्या चीज़ होती है रिफ्लेक्शन, या इसको हम एक्सप्लोरेशन कहते हैं। एग्जामिनेशन ऑफ आवर सेल्व्स एंड आवर एक्शंस, कि हमारे ऊपर जो चीज़ बीत गई है या हम जब अपने आप के बारे में, अपने एक्शंस के बारे में या जो चीज़ें हमने एक्सपीरियंस की है उसके बारे में सोचते हैं, उसके बारे में बताते हैं, लिखते हैं, अपना एक्सपीरियंस शेयर करते हैं, इसको हम क्या कहते हैं? रिफ्लेक्शन कहते हैं, ठीक है। ये जो है आपको ऊपर जो साइकिल दिखाया गया है ये देखें, गिब्स गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल, ये फोर्थ सेमेस्टर में भी आया था एमसीक्यूज में, ठीक है। तो ये 4 उसके जो है ना आपको कुछ 6 स्टेप नज़र आएंगे, डिस्क्रिप्शन, फीलिंग्स, इवोल्वेशन, एनालिसिस, कंक्लूजन और एक्शन प्लान, ठीक है। ये 6 स्टेप्स है जो कि गिब्स ने। तो रिफ्लेक्शन में ये सारी चीज़ें आप डिस्कस करोगे, पहले आप उस चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, फिर फीलिंग्स बताओगे, फिर इवोल्वेट करोगे, फिर एनालाइज करोगे, फिर कंक्लूजन पे जाओगे और फिर आप कोई एक्शन प्लान बताओगे। ये 6 स्टेप से आपको गुजरना पड़ेगा और ये गिब्स गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, इसको हम वाई डू इट, हम क्यों करते हैं? इसलिए कि हमें एक चीज़ की बेटर अंडरस्टैंडिंग हो, हम एक चीज़ को अच्छी तरीके से समझ सकें,
अच्छी तरीके से उसको बयान कर सकें, ठीक है, और हम अपने लिए एक रास्ता ढूंढ सकें ताकि हम उसमें से आगे जा सकें, अच्छे से चीज़ों को समझ सकें, ठीक है। इसलिए अच्छा, द बेसिक्स इसके क्या होंगे? एक्सपीरियंस के मतलब पहले आप उस चीज़ को एक्सपीरियंस करोगे, फिर आप उसको रिफ्लेक्शन पे लेके आओगे। रिफ्लेक्शन मीन्स कि फिर आप उसको लिखोगे या फिर आप उसको अपने जो आपके ऊपर एक्सपीरियंस हुआ है, ठीक है, आप उसको रिफ्लेक्ट करोगे, फिर आप उसको एक्शन पे लेके आओगे कि मतलब क्या होना चाहिए था, क्या नहीं होना चाहिए, उसको प्रैक्टिकली कैसे बताओगे, ये उसके बेसिक्स होते हैं, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा बोर्टन्स 1970 में जो है क्यू क्वेश्चंस के मतलब पहले क्या हुआ था, फिर उसका सो व्हाट, उसका नतीजा क्या आया, ठीक है, और फिर उसके बाद होगा क्या, ये तीन चीज़ें, व्हाट, सो व्हाट एंड नो व्हाट, ठीक है, ये तीन चीज़ें आपको याद होनी चाहिए। यहाँ पे आपको ये जो है मज़ीद डिटेल से बताएगी ये कि डिस्क्राइबिंग इवेंट और प्रोसेस। व्हाट में आप जो है किसी चीज़ को डिस्क्राइब करोगे, सो व्हाट में फिर आप उसके बारे में सोचोगे, एनालाइज करोगे या फिर कोई कंक्लूजन निकालोगे, ठीक है, और नो व्हाट में जो है आप फ्यूचर गोल के बारे में बताओगे कि आप मैंने क्या करना है, क्या एक्शन लेना है, इस तरीके से ये तीन स्टेप जो है वो आपने याद रखने हैं। अच्छा, व्हाट इज़ अ क्रिटिकल इंसिडेंट? क्रिटिकल इंसिडेंट क्या होता है? समथिंग दैट हैपन दैट इज इन सम वे सिग्निफिकेंट, ठीक है, फॉर यू पर्सनली और इन अ वाइडर कंटेक्स्ट। क्रिटिकल इंसिडेंट मतलब ये कि हर वो चीज़ जो जो कि हुआ और आपको उससे कोई ना कोई फ़ायदा हो। फ़ायदा मतलब ये कि आप उसके बारे में सोचने पे मजबूर हो जाओ, आप उससे कुछ ना कुछ सीखो, ठीक है, और उसको डीपली एनालाइज करो तो आपको कुछ ना कुछ सीखने को मिले, कुछ ना कुछ आपको जो है रिफ्लेक्टिव राइटिंग के लिए मिले। ये पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, लेकिन ज़रूरी नहीं है, जैसे कि लिखा है, इट डज़ नॉट हैव टू बी अर्थ शैटरिंग। ज़रूरी नहीं कि बहुत कुछ ज़्यादा कोई ख़तरनाक चीज़ हो, या अर्थ शैटरिंग का मतलब होता है कोई भी ऐसी चीज़ जो कि झटका देने वाले हो, ठीक है, तो झटका देने वाली नहीं, जैसे कि हमें कोई चीज़ बहुत शॉकिंग लगता है ऐसा नहीं, लेकिन वैसे ही कोई चीज़ जो कि बहुत ज़्यादा क्रिटिकल आपको लगे, तो उससे आपको फ़ायदा क्या होगा कि आप उसके बारे में अपना ओपिनियन दे सकते हो, जो रिफ्लेक्टिव राइटिंग के स्टेजेस जो स्टेप्स होते हैं आप उससे गुजर सकते हो, और बहुत सारे काम उसके बारे में या उसके बारे में लिख सकते हो जो हमने अभी स्टेप्स पढ़े, ठीक है। अच्छा, ये फिर से वही स्टेप है कि इसमें आपके कौन कौन से स्किल्स जो है काम आएंगे। सेल्फ अवेयरनेस, डिस्क्रिप्शन, क्रिटिकल एनालाइजिंग, सिंथेसिस, ये हमने पहले पढ़ी, वही सारी चीज़ें, ठीक है। अच्छा, रिफ्लेक्टिव राइटिंग असाइनमेंट्स मतलब किस किस तरीके से आप लिखोगे जब आप रिफ्लेक्टिव राइटिंग करोगे, ठीक है, तो किस तरीके से आप लिखोगे। अच्छा, एक मिनट। रिफ्लेक्टिव राइटिंग असाइनमेंट जो होगा, ठीक है, आप मुख्तलिफ़ किस्म की चीज़ें लिखोगे, फिर पहले आप उस चीज़ को डिस्क्रिप्टिव फॉर्म में लिखोगे, मतलब कोई आपके सामने कोई वाक़या हुआ, ठीक है, तो पहले आप उसको डिस्क्रिप्शन में लिखोगे, मतलब ये हुआ, मैंने ये देखा, ये लोग थे, व्हाट, हु, वेयर, व्हेन, ये जो सब कुछ लिखा हुआ है, ठीक है, ये सारी चीज़ें आप उसमें यूज़ करोगे। फिर आप एनालिटिकल एंड इंटरप्रेटिव पे आओगे, ठीक है, उसमें आप ये देखोगे कि मतलब क्यों हुआ, किस तरह हुआ, ठीक है, फिर उसके बाद क्या हुआ, ये सारी चीज़ें आप एनालिटिकल देखोगे। फिर नंबर 3 पे आप आओगे लुकिंग फॉरवर्ड, ठीक है, लुकिंग फॉरवर्ड में आप ये उसका नतीजा कि अगर ये हुआ तो इस तरह, अगर ये ना हुआ होता, ठीक है, तो शायद उसका नतीजा कोई और आता, बहुत सारी चीज़ें। ये जो मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दूंगा ना क्रिटिकल थिंकिंग का, ये आपको इस वीडियो के ऊपर भी नज़र आएगा आई बटन में, तो वो आप देखें, आपको उससे अच्छा क्लियर हो जाएगा। या वैसे ही आप चैनल पे जाके रिफ्लेक्टिव राइटिंग सर्च करें, ठीक है, तो आपको उससे थोड़ा बहुत आइडिया हो जाएगा कि मैं क्या बात करूँ। यहाँ पे मैं वो ज़्यादा एक्सप्लेन करूँगा तो वीडियो ज़्यादा लंबी हो जाएगी। ये फिर से वही आपको स्टेप्स बताए गए हैं, और ये गिब्स ने 1988 में दी थी ये स्टेप्स, ठीक है, जो आपको याद होने चाहिए। गिब्स रिफ्लेक्टिव साइकिल हम इसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, ऐसा करते हैं कि ये 22 पे इस वीडियो को एंड करते हैं, क्योंकि काफ़ी लंबी हो जाएगी अगर हम इस पूरे को डिस्कस करेंगे। इसके बाद जो है हम इसके जो एलिमेंट्स होंगे वो डिस्कस करेंगे, और आगे जाके इस वीडियो को हम इंशाल्लाह 2 पार्ट्स में डिवाइड करके अपलोड करेंगे, ठीक है। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे, थैंक यू फॉर वॉचिंग, टेक केयर, बाय बाय।